हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का अपने चैनल स्पेशल रीड में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आज चैप्टर 2 और चैप्टर 2 का आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे नए राजा और उनके राज के बारे में। तो हम लोग आज के अध्ययन को स्टार्ट करते हैं और आज पढ़ेंगे धन के लिए युद्ध। तो हम लोगों ने जितने भी राजवंशों के बारे में या शासकों के बारे में पढ़ा है, उनका आधार कोई विशेष क्षेत्र से था, परंतु वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूँकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा की और इसकी चर्चा की है त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की गई है। तो 3 राजवंशों ने लड़ा, तो इनमें थे गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। तो इनको कहा गया त्रिपक्षीय संघर्ष, और क्योंकि इसमें 3 राजवंशों ने मुख्य भूमिका निभाई थी, तो इसको कहा गया त्रिपक्षीय संघर्ष। इसलिए शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न थे। तो शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया था। जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, तो जिससे वे कभी कभी बहुत ही संपन्न हो जाते थे। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है। तो अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान जो था महमूद गजनवी, वो सबसे प्रसिद्ध था। उसने 997 से 1030 तक शासन किया। उसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनी ने, और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था, और उसने अल-बेरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। तो सुल्तान महमूद द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था। तो सुल्तान जो था जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जो था जानना चाहता था, और उसने अल-बेरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम जो था सौंप दिया था। तो अरबी में लिखी गई उसकी कृति थी किताब उल हिंद। तो अल-बेरूनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम था किताब उल हिंद। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल-बेरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया था। तो किताब उल हिंद के लिए अल-बेरूनी ने इसे संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया था। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। तो युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। इनमें से थे पृथ्वीराज चौहान। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिमी और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश के घरवालों से टक्कर लेनी पड़ी। चहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, जिसे हम लोग पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। उनका शासनकाल था 1168 से 1192 तक, जिसने सुल्तान महमूद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया। लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। तो तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, परंतु तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है हार गया, और मोहम्मद गोरी द्वितीय युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में, सेकेंड युद्ध में जीत गया था, जो कि 1191 में प्रथम तराइन का युद्ध हुआ और 1192 में सेकेंड तराइन का युद्ध हुआ था। सुल्तान अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है शासक।
अब हम लोग पढ़ेंगे चोल राज नज़दीक से एक नज़र। उदयपुर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आया, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कावेरी डेल्टा में मुटरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। तो कावेरी डेल्टा में मुटरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के माथत थे, यानी माथत का अर्थ हुआ सामंत थे। कांचीपुरम के पल्लव राजा के सामंत थे चोल वंश। उदययार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुटरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। तो विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुटरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया था। उसने वहाँ तंजावुर शहर और निशुम सुधिनी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्य और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, तो सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजराज प्रथम था। 985 में राजा बना और उसी ने इनमें ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा। तो राजराज का पुत्र जो था राजेंद्र प्रथम था, उसने अपने पिता की नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। तो राजेंद्र प्रथम ने एक जल सेना भी अभियानों के लिए बनाई थी। अब हम लोग पढ़ेंगे भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला के बारे में। राजराजा और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। तो राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम ने कौन सा मंदिर बनवाया था? तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम बनवाए थे राजराज और राजेंद्र प्रथम। राजराज जो थे राजेंद्र प्रथम के पिता थे। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। तो चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए थे। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। तो मंदिर जो थे सिर्फ पूजा आराधना के स्थान ही नहीं थे, बल्कि वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। अब हम लोग पढ़ेंगे कृषि और सिंचाई के बारे में। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संपन्न हुई। गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती थी। तो कावेरी नदी जो थी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती थी। ये शाखाएं बार बार पानी उलझती थी, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती थी। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता था। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी। तो तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हुई। परंतु 5वीं या 6ठी शताब्दी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई थी। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। तो कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप
से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियाँ अपनाई जाती थी, तो कई जगहों पर फसलों की सिंचाई के लिए कृत्रिम रूप जो था जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियों अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गाँव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई। अब हम लोग पढ़ेंगे साम्राज्य का प्रशासन कैसा था, इसके बारे में। प्रशासन किस प्रकार संगठित किया था, इसके बारे में पढ़ते हैं। किसानों की बस्तियां जो ऊर कहलाती थी, तो ऊर जो थी किसानों की बस्तियां कहलाती थी, किसानों की बस्तियां ऊर थी। सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था। तो सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी, तो इस तरह के गांवों को नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। तो ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने के लिए, तो ग्राम परिषद और नाडू जो थी न्याय करने और कर वसूलने जैसी कई प्रशासकीय कार्य भी करती थी। बिल्ला जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुबेंद बेलन यानी 3 राजा को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला बेलन या किसान कहा गया। अरैयार प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। तो अरैयार यानी प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे गए। 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जल द्वार हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इलाके के जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खंत सींचे जाते थे। जल द्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बाधा है जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे भूमि के प्रकार के बारे में। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। इसमें बिल्लैन, बगाई, तो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी, बेलन बगाई की भूमि, और ब्रह्मदेव भूमि ब्राह्मणों को उपहार में दी जाती थी भूमि। तो ब्रह्मदेव भूमि ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव भूमि कहा जाता था। और शालाभंग किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि दी जाती थी, तो उसे शालाभंग भूमि कहा जाता था। किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि दी जाती थी तो उसे शालाभंग भूमि कहा जाता था। देवदान या फिर तिरुनमटुकन्नी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को देवदान भूमि कहा जाता था। जो भूमि मंदिर को दान में दिया जाता था उसे देवदान कहा जाता था। पल्लीचम्दम भूमि जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को पल्लीचम्दम भूमि कहा जाता था। तो ब्राह्मणों को समय पर भूमि अनुदान में दिया जाता था, इसे ब्रह्मदेव भूमि भी कहा जाता था। तो ब्राह्मणों को ब्रह्मदेव भूमि प्राप्त होता था। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। तो प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तो नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ थे जो अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम
तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। तो सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। तो इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे छोटे टिकटों पर जो है लिख दिए जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे और किसी छोटे बच्चे को या लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। तो इस तरीके से सभा और समितियां का चुनाव होता था। अब हम लोग पढ़ेंगे अभिलेख और लिखित सामग्री के बारे में। उत्तरमेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। तो उत्तरमेरूर अभिलेख में लिखा गया है कि सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास क्या योग्यता होनी चाहिए उसे भी हम लोग देख लेते हैं। उनके पास अपना घर होना चाहिए, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान भी होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार भी होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो समितियों के लिए क्या चीज़ होना चाहिए था? उनके पास अपना घर होना चाहिए समिति का सदस्य बनने के लिए और उनकी उम्र जो थी 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए थी। उन्हें वेदों का ज्ञान भी होना चाहिए था। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना भी चाहिए था। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी भी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खास मुश्किल है कि साधारण माँ और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पूर्णम से एक उदाहरण है जिसे हम लोग पढ़ेंगे अभी। अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों में अट्टापड़ा पुलाया एक ऐसा समूह जिसने ब्राह्मणों और बिल्लाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे लोगों का एक छोटा सा पुरवा था जिसमें वो किस्म के पेशों में लगे खेतिहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पेटियों से घिरे हुए झुपड़ियों के आहतों में छोटे मुर्गियाँ झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। मारूदू पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगारे लटके हुए थे और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतिया पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों ने पाँव फटने से पहले तगड़े पुलयार यानी पुलाया का बहुवचन को दिन के काम पर जाने की हौक लगाते हुए बाग में दी। धान कुटती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज़ रोजाना कांची वृक्ष की छाया में फैलती थी। अब हम लोग पढ़ेंगे अन्यत्र के बारे में। तांग वंश के युग का चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं और 10वीं सदी तक यानी सत्ता में रहा। तो 7वीं और 10वीं सदी तक सत्ता में रहा तांग राजवंश का शासन। इसकी राजधानी शियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी जहाँ तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासनिक होता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रही। तो अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था जो थी कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रही थी।
तो आप लोगों से सीटेट में पूछा जा सकता है कि सभा की सदस्यता के लिए क्या चीज़ होना चाहिए जिससे आप सभा के सदस्य बन सकते थे। तो ये क्वेश्चन सीटेट में कितना बार पूछा गया है और 2-3 ऑप्शन दे दिया जाता है और उसे सही करना रहता है। तो आप लोग देख लीजिए, उनके पास अपना घर होना चाहिए था और उनकी आयु 35 से 70 वर्ष होनी चाहिए थी। उन्हें वेदों का ज्ञान भी होना चाहिए था, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और वे ईमानदार भी होते थे। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है।